आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपके पास आज तक कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, तो सबसे पहले ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी जो हवा फैलाई जा रही है ना, वो आधी सच्चाई और आधा डर है। लोग कह रहे हैं कि बिना जन्म प्रमाण पत्र अब कुछ नहीं होगा, राशन बंद, वोटर लिस्ट से नाम कट, यहाँ तक कि नागरिकता पर सवाल। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि असली नियम कुछ और है और हम बेवजह डर रहे हैं? अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या आप खुद 1987 से पहले पैदा हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं साफ साफ बताने वाला हूँ कि कानून क्या कहता है, कौन सा कागज सच में काम आता है और कौन सी एक छोटी गलती आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच की एक भी बात मिस हुई तो शायद आप वही गलती कर बैठेंगे जो हजारों लोग अभी कर रहे हैं, और बाद में सुधारना आसान नहीं होगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने घर के उस पुराने कमरे की तरफ चलिए जहां वो पुरानी लोहे की पेटी, पुराना संदूक या कोई पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी है, जिसे आपने शायद सालों से खोलकर नहीं देखा है। अक्सर हम अपने सबसे जरूरी और कीमती कागज इन्हीं पुरानी जगहों पर रखकर भूल जाते हैं। अगर आपने बचपन में कभी स्कूल का मुंह देखा है, भले ही आप 5वीं या 8वीं कक्षा तक ही पढ़े हो, तो आपकी वो पुरानी पीसी, जिसे हम स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़े खजाने की तरह है। उस एक कागज पर आपकी जन्म की तारीख और आपके पिता का नाम लिखा होता है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि आप यहीं पैदा हुए थे। और अगर किसी किस्मत वाले भाई या बहन के पास उनकी 10वीं कक्षा की पुरानी मार्कशीट सुरक्षित रखी हुई है, तब तो समझ लीजिए कि आपके हाथ हुक्म का इक्का लग गया है। जी हाँ, कोर्ट कचहरी हो, पासपोर्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी बड़ा सरकारी दफ्तर, हर जगह 10वीं की मार्कशीट को इंसान की उम्र और जन्म की तारीख का सबसे पक्का और ठोस सबूत माना जाता है। इसे सरकारी काम में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अगर आपके हाथ स्कूल का ऐसा कोई भी पुराना और पीला पड़ चुका कागज लग जाता है, तो उसे ऐसे ही मत छोड़िए, उसे तुरंत बाजार ले जाइए, किसी अच्छी दुकान से उसे लेमिनेट करवाइए, ताकि उसे सीलन और दीमक से बचाया जा सके। और हाँ, आज का जमाना डिजिटल है, इसलिए उसी दुकानदार से कहकर उस कागज को स्कैन करवा लें और उसकी एक साफ फोटो या कॉपी अपने मोबाइल फोन, ईमेल या किसी पेन ड्राइव में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लें। कई बार जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर यह एक पन्ना आपके पूरे वजूद को साबित करने के लिए काफी होता है। घर की मजबूरी, गरीबी या गांव में स्कूल ना होने के कारण कभी स्कूल जा ही नहीं पाए, हमने तो कभी स्कूल की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी, तो फिर हम अपना सबूत कहाँ से लाएंगे? क्या हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए भी कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। ऐसे हालात में आपके पुरखों और पूर्वजों की जमीन के कागज आपकी सबसे मजबूत ढाल बनकर सामने आते हैं। अगर आपके खुद के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर या आपके दादा परदादा के नाम पर गांव में कोई भी पुश्तैनी जमीन है, तो चिंता की कोई बात नहीं। उस जमीन का कोई पुराना खतियान, कोई पुरानी रजिस्ट्री, जमाबंदी, जमीन का पट्टा या सरकार की तरफ से मिला हुआ कोई भी पुराना रिकॉर्ड अगर आपके पास मौजूद है, तो ये महज जमीन के टुकड़े के कागज नहीं है। ये कागज इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि आपका परिवार, आपका पूरा कुनबा पीढ़ियों से इसी माटी का हिस्सा है और यही अपना खून पसीना बहाकर जीवन गुजार रहा है। हमारे देश में जमीनों का रिकॉर्ड सरकारी दफ्तरों यानी तहसील में सालों साल महफूज रहता है, इसलिए ये आपकी वफादारी और आपके मूल निवासी होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि वो 20-30 साल पुराना राशन कार्ड याद कीजिए, जो एक छोटी किताब की तरह होता था और जिसमें परिवार के हर एक सदस्य का नाम से पेन से लिखा जाता था। अगर वो पुराना राशन कार्ड आपके पास कहीं दबा पड़ा है, तो उसे ढूंढ निकालिए और संभाल कर रखिए। या फिर कोई बहुत पुरानी जीवन बीमा की पॉलिसी हो, डाकघर की कोई पुरानी आरडी की कॉपी हो या बैंक की बहुत पुरानी पासबुक हो, ये सब चीजें भी आपकी असल पहचान, आपकी उम्र और आपके एक ही पते पर लंबे समय तक निवास करने को साबित करने के लिए पूरी तरह से काफी है। यहाँ तक कि अगर आपके गांव में कभी कोई पुरानी जनगणना हुई हो और उसमें आपके परिवार का नाम दर्ज हो, तो उसकी नकल भी एक बहुत बड़ा सबूत मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक और लापरवाही का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर हम सभी लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं, और वो चूक है हमारे अलग अलग कागजों में जानकारी का अलग अलग होना। हमारे देश में ये बहुत बड़ी बीमारी है। मान लीजिए किसी इंसान का नाम आधार कार्ड में सिर्फ राम सिंह लिखा है, लेकिन जब हम उसका वोटर कार्ड देखते हैं तो उसमें राम सिंह राजपूत छपा होता है। पैन कार्ड में कुछ और ही स्पेलिंग होती है, और तो और जन्म की तारीखों में भी महीनों और सालों का फर्क देखने को मिलता है। कार्ड कह रहा है कि जन्म साल 1965 का है और वोटर कार्ड कह रहा है कि 1968 का है। आज जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो हमें ये छोटा सा झोल या गलती बहुत मामूली लगती है। हमें लगता है कि चल रहा है तो चलने दो, कौन इतनी भाग दौड़ करे। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटी सी गलती आगे चलकर भविष्य के सरकारी कामकाज में पहाड़ जैसी रुकावट बन जाती है। आपको एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए कि नागरिकता साबित करने या चुनाव आयोग के किसी भी बड़े मामले में आपके आधार कार्ड से कहीं ज्यादा वजन और अहमियत आपके वोटर आईडी कार्ड की होती है। आधार कार्ड तो सिर्फ आपकी आम पहचान का जरिया है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड ये साबित करता है कि आप इस लोकतांत्रिक देश की सरकार चुनने वाले एक पक्के और सच्चे मतदाता हैं। इसलिए मेरी आपको ये पक्की सलाह है कि आज ही फुर्सत निकालकर अपने सारे कागज एक बड़ी मेज पर फैला लीजिए। अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और बैंक की पासबुक सब एक साथ रखिए। अब एक एक अक्षर और एक एक स्पेलिंग का बहुत ही बारीकी से मिलान कीजिए। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके पैदा होने की तारीख और आपके घर का पूरा पता हर एक कागज में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि एक कागज की जानकारी दूसरे कागज पर हूबहू कॉपी पेस्ट होनी चाहिए।
अगर आपको कहीं कोई मात्रा, कोई अक्षर या स्पेलिंग की छोटी सी भी गलती नजर आती है तो उसी वक्त ठीक कर लीजिए। आती है तो उसे कल पर मत डालिए, आज ही अपनी तहसील या कचहरी में जाइए, एक वकील को पकड़िए, एक एफिडेविट यानी हलफनामा बनवाइए और संबंधित दफ्तर में जाकर उस गलती को हमेशा के लिए ठीक करवा लीजिए। इसमें आपकी थोड़ी मेहनत और समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार ये काम हो गया तो आप जिंदगी भर के लिए बेफिक्र हो जाएंगे। अब एक और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। जब भी हमारे देश के माहौल में एनआरसी, एनपीआर या फिर जनगणना जैसी चीजों की सुगबुगाहट शुरू होती है तो कुछ असामाजिक तत्व और दलाल किस्म के लोग गली मोहल्लों में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि सीधे साधे लोगों के मन में डर का बीज बोना और उस डर का फायदा उठाना। ये आपके पास आएंगे और डराएंगे कि सरकार तो बहुत सख्त हो गई है, तुम्हारी तो कागजों में बहुत कमी है, तुम्हारा तो नाम ही गलत है, बस हमें कुछ 1000 रुपए दे दो तो हम ऊपर तक सेटिंग करके तुम्हारा नाम लिस्ट में पक्का करवा देंगे, वरना तुम्हारा नाम लिस्ट से कटने ही वाला है। आपको अपने कान खोलकर ये बात अच्छी तरह से सुन और समझ लेनी है कि ऐसे किसी भी जालसाज या ठग के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई का एक भी रुपया बर्बाद नहीं करना है। आपको ये बात समझनी होगी कि सरकार का कोई भी काम छुप छुपाकर या रातों रात अंधेरे में नहीं होता है। कोई भी देश अपने ही नागरिकों को यूं ही रातों रात बेघर नहीं कर देता। हर सरकारी प्रक्रिया के अपने पक्के नियम और कानून होते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है। अगर कल को सरकार कोई बहुत बड़ा अभियान या जांच शुरू भी करती है तो उससे पहले पूरे देश में अखबारों, टीवी और रेडियो के माध्यम से ढिंढोरा पीटा जाता है, लोगों को सूचना दी जाती है, उन्हें अपने कागजात पूरे करने और गलतियां सुधारने का एक लंबा और पर्याप्त वक्त दिया जाता है। और तो और लोगों की मदद के लिए जगह जगह सरकारी कैंप भी लगाए जाते हैं जहां मुफ्त में आपकी सहायता की जाती है। इसलिए डरने और घबराने के बजाय खुद को तैयार करने पर अपना पूरा जोर लगाइए। जब तक माहौल में शांति है आप अपनी एक मास्टर फाइल तैयार कर लीजिए। बाजार से एक अच्छी सी फाइल खरीद कर लाइए। एक सादे कागज पर अपने पूरे परिवार का एक वंश वृक्ष, जिसे हम फैमिली ट्री कहते हैं, वो बना कर रख लें। इसमें सबसे ऊपर अपने परदादा का नाम लिखें, फिर दादाजी का, फिर अपने पिताजी का, फिर अपना और उसके नीचे अपने बच्चों का नाम एक सही क्रम में लिखकर रख लें। जब भी कभी सरकारी लोग आपसी रिश्तों की जांच पड़ताल करते हैं तो आपका ये हाथ से बनाया हुआ चार्ट आपके बहुत काम आएगा और उनका काम भी आसान कर देगा। इसके अलावा खास तौर पर हमारे घरों की महिलाओं के मामले में एक बात का विशेष ध्यान रखना है। शादी के बाद लड़कियों का नाम या सरनेम बदल जाया करता है। मायके में जो नाम था ससुराल में वो बदल जाता है। ये जो नाम का बदलाव है ये उनके सभी नए कागजातों जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आधार कार्ड में एकदम सही और कानूनी तरीके से दर्ज होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ है तो उसे ठीक करवाएं। बच्चों के स्कूल में नाम लिखवाते समय माता पिता के नाम की स्पेलिंग वही लिखवाएं जो आपके खुद के पक्के दस्तावेजों में मौजूद है। हर जगह एक ही जानकारी दें ताकि कभी कोई भ्रम पैदा ना हो। चलते चलते एक और बेहद जरूरी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। आजकल गांवों और शहरों में जमीनों के सर्वे का काम बहुत जोरों पर चल रहा है, लेकिन हमारे बहुत से भाई इस सर्वे को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम तो दादा परदादा के जमाने से इस पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं या इसी जमीन पर अपना पक्का घर बनाकर रह रहे हैं, तो हमें भला कौन यहाँ से हटा सकता है। ये जमीन तो हमारी ही है, लेकिन असलियत और कानून की नजर में ये बात बिल्कुल अलग है। जमीन पर सिर्फ आपका कब्जा होना और सरकारी कागजों में उस जमीन का कानूनी मालिक होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सर्वे करने वाली सरकारी टीम जब आपके दरवाजे पर या आपके खेत पर आती है तो वो ये नहीं देखती कि इस खेत में हल कौन चला रहा है या इस घर में कौन सो रहा है। वो सिर्फ ये देखती है कि सरकारी रजिस्टर में उस जमीन का पट्टा या रजिस्ट्री किसके नाम से बोल रही है और उस जमीन का लगान या टैक्स सरकार को कौन भर रहा है। अगर आज भी वो पुश्तैनी जमीन आपके स्वर्गवासी दादाजी या परदादा के नाम पर ही चल रही है और आपने आज तक उसका नामांतरण, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, वो अपने नाम पर अपडेट नहीं करवाया है, तो बिना एक भी दिन की देरी किए तुरंत राजस्व विभाग जाइए और उसे अपने नाम पर दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। कई बार हम आपसी विश्वास पर जमीन की अदला बदली कर लेते हैं या खरीद लेते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते, सिर्फ स्टैंप पेपर पर लिख लेते हैं। याद रखिए, सर्वे के वक्त ऐसे कच्चे कागज काम नहीं आएंगे। अगर भाइयों के बीच बंटवारे का कोई विवाद है तो उसे सिर्फ मुंह जुबानी या आपसी भरोसे पर मत रखिए। आपसी सहमति बनाकर सब कुछ पक्के कागजों पर लिखवा लें, क्योंकि सरकार अब देश की एक एक इंच जमीन का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर चढ़ाकर उसे पूरी तरह से डिजिटल कर रही है। एक बार जो जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो गई वही हमेशा के लिए पक्की मान ली जाएगी, और अगर उसमें कोई गलत जानकारी चढ़ गई तो बाद में उसमें बदलाव करवाना लोहे के चने चबाने की बराबर मुश्किल हो जाएगा। सर्वे टीम से कुछ भी ना छिपाएं, उन्हें सही सही जानकारी दें और उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये सर्वे आपकी जमीन छीनने के लिए नहीं बल्कि आपके हक को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं और आपने कोई घर बिना नक्शा पास कराए बनाया है या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किराए के मकान में रहने वाले लोग अपना रेंट एग्रीमेंट हमेशा अपडेट रखें ताकि उनकी रिहाइश का सबूत बना रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी वो तमाम जरूरी बातें जो आज के दौर में हर भारतीय को जाननी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक पहलू बहुत बारीकी से समझा सकूं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सही जानकारी होना ही आपके बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। डरने से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन तैयारी करने से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। अगर आपके कागज मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके अधिकारों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। आप इस देश के नागरिक हैं और कानून आपकी सुरक्षा के लिए ही बना है। उम्मीद है कि आज की इस लंबी लेकिन बहुत जरूरी बातचीत से आपके मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ होगा और आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपको आज की ये जानकारी सच्ची और काम की लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी सरकारी योजनाओं और नियमों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आपके अपने इस चैनल योजना एक्सप्रेस
YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी हमारा भाई बहन बेवजह के खौफ के साए में ना जिए और सब लोग जागरूक हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि जानकारी ही बचाव है।